नमस्कार दोस्तों। अब आचार्य सुश्रुत के 8 शल्य कर्म के बाद उसके आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्जरी या शल्य कर्म कर सकते हैं। ये सवाल बहुत बार मेरे सामने आया है। कई बार बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं रहती है वो हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछते हैं कि क्या आप सर्जरी या शल्य कर्म कर सकते हैं। एक बार मुझे खुद एक सिंपल पर्सन ने बोला हुआ था कि आपको तो सर्जरी अलाउ ही नहीं है, आप सर्जरी कर ही नहीं सकते हैं। और आज की घटना मैं बता दूं, आज मैंने फिर न्यूज़ में देखा और एक आईएमए का वीडियो भी देखा। वो एनएमसी बिल का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे विरोध कर रहे हैं। उसमें से एक पॉइंट्स ये भी है कि आयुष डॉक्टर्स को एक ब्रिज कोर्स करवाकर एलोपैथिक प्रैक्टिस अलाउ कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या आप इस कोर्स को करने के बाद सर्जरी कर लेंगे, इस कोर्स को करने के बाद डिलीवरी कर लेंगे एलोपैथिक दवाइयों के साथ। वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका काम है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम अपनी चीज़ के लिए विरोध क्यों नहीं करते हैं, हम इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। अगर वो ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स पढ़ने के बाद भी अगर वो एलोपैथी अलाउ नहीं करना चाहते हैं या आप एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ अपनी बात क्यों नहीं बोलते हैं कि सर्जरी तो हमारी है, सारी सर्जरी हमारी है। सारी सर्जरी, हर डिसीज़, लगभग लगभग सारी चीज़ें तो आयुर्वेद ने बताया है दुनिया को, और इसका प्रमाण है, विद प्रूफ है, सब लिखा हुआ है। जैसे मैं एक सिंपल इसके पहले वीडियो की बात करूं, जो 8 शल्य कर्म बताए गए हैं, जो आचार्य सुश्रुत ने 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताए गए हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण, सीवन। छेदन यानी किसी भी चीज को शरीर से काट कर अलग कर देना। वेदन यानी चीरा लगाना। लेखन यानी खुरच कर निकालना। वेदन, वेदन यानी किसी सुई से पंक्चर करना, चुभाना। ऐषण, शलाका द्वारा, रॉड द्वारा नाड़ी व्रण, उसका रास्ता खोजना। आहरण, किसी भी चीज को खींच करके बाहर निकालना। विस्त्रावण, पूई, पस फॉर्मेशन आदि को साफ करके निकालना। और अंत में सीवन यानी टाका लगाना, सूचरिंग। तो ये सारी चीजें तो आयुर्वेद में बताई गई हैं। फिर ये कर्म आयुर्वेद चिकित्सक के अलावा कोई और क्यों कर सकता है, क्यों उनको अलाउ किया गया। उस चीज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों इस चीज का विरोध नहीं किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर नियम बने तो सबके लिए समान बने। अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथी का विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए भी आयुर्वेद का उपयोग करना बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये चीज़ क्यों नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। जितनी सारी चीज़ें हैं, और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी या आयुर्वेद के जो संस्था हैं या बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो भी ना इसके बारे में बात करते हैं ना इसका विरोध करते हैं। क्यों लोगों को नहीं बताया जाता है कि पूरी जो सर्जरी है वो तो हमारे यहाँ की है, सारी सर्जरी हमारे यहाँ से निकली हुई है। कोई ऐसी व्याधि नहीं है जिसकी चिकित्सा ना बताई गई हो, जिसका शल्य कर्म सर्जरी ना बताई गई हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा ये सब बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है, मुझे लगता है कि कम से कम जिस चीज़ से सर्जरी निकली है, अर्थात आयुर्वेद से, जिसने पूरी दुनिया को सर्जरी दी, उसी को लोग ये तो कम से कम ना बोले कि आप सर्जरी नहीं कर सकते, आप इसके योग्य नहीं हो, आपने पढ़ाई नहीं की है। आज न्यूज़ में मैंने देखा, न्यूज़ में वीडियो में साफ साफ बोला गया है कि उन्होंने इसकी पढ़ाई ही नहीं की है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी अलाउ ही नहीं है। कैसे बोल सकते हैं ये सिंपल, ये तो वही बात हो गई जो पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर के बारे में उनकी राय देती रहती है। अरे उनको ऐसा खेलना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए था। जिसने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला वो सचिन तेंदुलकर को राय देता है। वही हाल इसमें है कि जिसने ज़िंदगी में कभी आयुर्वेद को जाना नहीं, आयुर्वेद को समझा नहीं, आयुर्वेद के बारे में एक अक्षर 1% नहीं जानता है, वो आयुर्वेद वाले के बारे में बोलता रहता है कि कहना चाहिए आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते। क्यों? इसके पहले डिलीवरी नहीं होती थी क्या?
हमारे यहाँ वर्णन नहीं है क्या? सारी चीज़ें, यहाँ तक कि डिलीवरी का एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ तक वर्णन किया हुआ है कि अगर जो महिला है जिसकी डिलीवरी हो रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो भी कहना चाहिए उसका पेट का शल्यकर्म करके जीवित बच्चे को बाहर निकाला जाए। ये सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं। उन्होंने तो ऐसी ऐसी सर्जरी की हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की है। प्लास्टिक सर्जरी मैंने आपको पहले ही बताई थी, नाक की प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक कहा जाता है। नाक की हड्डी टूट गई थी, उसमें शल्यकर्म करना था, तो उसके ठीक ऊपर माथे से वी शेप में स्किन काटी और उसको यहाँ से जुड़े रहने दिया, उसको फोल्ड किया और नाक पे लगा दिया, स्किन ग्राफ्टिंग की। उन्होंने ऐसी सर्जरी की है, इसका भी वर्णन है। आचार्य सुश्रुत ने आंतों की सर्जरी का वर्णन किया हुआ है। जब उन्होंने आंतों की सर्जरी की तो उसकी सूचरिंग के लिए उस समय ऐसे सूचर नहीं चलते थे कि जो आंत के अंदर ही अपन टाके लगा दें और वो वहीं पे घुल जाएं। तो उन्होंने उसके लिए कितना अच्छा तरीका निकाला, उस समय में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसको सिलने के लिए जो चीटे होते हैं उनको उससे कटवाया और उनके डंक जब आंत में फंस गए तो उसके डंक को काट के चीटों को अलग कर दिया और उसके बाद बाहर टाके लगा दिए। इससे हुआ क्या, अंदर जो आंतों में चीटों के डंक से टाके लगे थे वो थोड़े दिन बाद घुल गए और ये सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। तो ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी आयुर्वेद में बताई गई है और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें चालू की और तब से कहना चाहिए इतना विस्तृत और वैज्ञानिक रूप पूरा आयुर्वेद में बताया गया हुआ है। और लोग आयुर्वेद चिकित्सक को ही मना करते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। आकर के देखिए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो 5.5 साल पढ़ाई करते हैं उसमें केवल 2 ही चीज़ चलती हैं, एक चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। चरक संहिता में पूरी का पूरा काय चिकित्सा अर्थात मेडिसिन का वर्णन है और सुश्रुत संहिता में पूरी की पूरी चिकित्सा का वर्णन है, सर्जरी शल्य तंत्र का वर्णन है। एक एक चीज़ बताई गई है, वो सारी चीज़ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा ही। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर मेरे वीडियो से एक सिंपल पर्सन जिसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर उसको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो मैं अपना वीडियो बनाना सफल समझूंगा। तो मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ इस चीज़ को सही बताने के लिए कि आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होती हैं, जिसको आज मॉडर्न साइंस उपयोग कर रही है और उन्हें अंग्रेजी नाम दे करके उसे अपना बताया जा रहा है। गलत चीज़ है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें सुनता हूँ कि वो हम ही लोग को मना करते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, तब मुझे ज़रूर गुस्सा आता है कि हमारी ही चीज़ आप उपयोग कर रहे हो और हमें ही मना कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए। ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए खासकर मुझे लगता है कि बाकी किसी से ज़्यादा या सरकार से ज़्यादा हम आयुर्वेद चिकित्सक ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही अपनी चीज़ों को सहेज के रखना नहीं आता, ना ही हमने किया, ना ही हमने उस चीज़ का विरोध किया। हर व्यक्ति अपनी चीज़ के लिए विरोध करता है, लेकिन हम अपनी चीज़ों के लिए विरोध नहीं करते। हम इस चीज़ के लिए विरोध नहीं करते कि हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोई और लिख रहा है, कोई और दे रहा है। क्यों? उसको तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स अर्थात पढ़ने के बाद भी एलोपैथी अलाउ जो हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों विरोध नहीं करते हैं कि कोई और हमारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ नहीं लिख सकता है? क्योंकि उसमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। उसे रस गुण वीर विपाक के बारे में पता ही नहीं, प्रकृति काल वय इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, कैसे उपयोग कर सकते हैं आप? और उससे होता क्या है, उससे मैं ये नहीं कहता कि मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप ये दवाइयाँ बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसे कमाइए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से कि जब कोई आयुर्वेद ना जानने वाला या आयुर्वेदिक चिकित्सा के अलावा जो कोई भी पर्सन हो, अगर आयुर्वेदिक औषधियाँ उपयोग करता है या आयुर्वेद की चीज़ों का उपयोग करता है तो वो सही तरीके से उपयोग नहीं होती हैं और जिसके कारण रोगी को सही परिणाम नहीं मिलते हैं। और उससे होता क्या है, आयुर्वेद बदनाम होता है। वो यही बोलता है कि हाँ आयुर्वेद तो करके देख चुके, उससे कोई आराम नहीं मिलता। टीवी में ऐड आता है, हेम पुष्पा ले लो, सारी
गायनिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कितने ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं फीमेल पेशेंट कि हमने तो 3-3 4-4 महीने लिया, कोई भी आराम नहीं मिला, कोई तो 2-2 साल लेकर के बैठा हुआ है। और वही उन्हीं का जब मैं पूरा चिकित्सा करता हूँ आयुर्वेद से तो उनको पूरा आराम मिल जाता है। तो यहाँ आयुर्वेद का नुकसान हो रहा है ना, और आयुर्वेद के नुकसान के साथ साथ जो रोगी हैं जिनको सही चिकित्सा मिलनी चाहिए उनको वो चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों क्यों इस पर कोई ध्यान नहीं देता है? किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी का कहना चाहिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। जिसे देखो अपनी मनमर्जी किए जा रहा है। हर चीज़ के लिए नियम है, केवल आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए नियम नहीं है, उनके लिए कहीं कोई नियम नहीं है। गलत चीज़ें हैं ये। इसीलिए चलिए, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता रहूँगा। मैंने इसकी कंप्लेंट भी की, बहुत जगह की, अपनी यहाँ तक कि जो सर्वोच्च हम लोग यहाँ की CCIM है उनको भी लिखा, लेकिन उनसे कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कहीं से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम लोगों को सही जानकारी तो बताऊँ, कम से कम लोगों को तो ये पता चले कि जो चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो वो आयुर्वेद की देन है। कम से कम आयुर्वेद के लिए उनके प्रति कुछ मान सम्मान तो हो, उनको पता चले कि जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं सब आयुर्वेद से ही, आयुर्वेद में ही बताई गई हैं। चलिए, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा और आगे भी यही कोशिश करूँगा कि कम से कम सबको पता चले कि जितनी भी सारी चीज़ें आप उपयोग कर रहे हैं वो सब आयुर्वेद की देन है। अगर आयुर्वेद एक नियम, अगर जैसा ये सब बात हो रही है, अगर आयुर्वेद का ये नियम आ जाए कि आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं, आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं या जो तरीके बताए गए हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सक के अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता है, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब वो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अलावा कोई और उपयोग कर ही नहीं पाएगा। कि आयुर्वेद में लगभग हर चीज़ तो बताई गई है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो उसमें नहीं बताई गई हो, और ये सबसे पहले बताया गया है। इसका प्रमाण है ये जो लिखित रूप में मिलता है, आज से लगभग 2000 वर्षों पहले ये सारी चीज़ें लिखित रूप में आयुर्वेद में है। उसके पहले से तो जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन लिखित रूप में अगर आप बात करते हैं, लिखित रूप को मानते हैं, तो सबसे पहले आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुल मिला के तो ये सब चीज़ें हुई आयुर्वेद की। भले ही उसको कोई भी उपयोग कर रहा है, लेकिन उपयोग आयुर्वेद का ही कर रहा है। तो अगर आप आयुर्वेद का उपयोग कर रहे हैं, आयुर्वेद की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो कम से कम आयुर्वेद को ये मत बोलिए कि आप इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ गलत है। और आयुर्वेद में ही मैं आपको बता दूं कि सर्जन एलोपैथी में नहीं होते हैं, उस पर बस नहीं होते हैं, आयुर्वेद में भी होते हैं। आयुर्वेद में वही 2000 वर्षों पहले लिखित रूप में आपको ये प्रमाण मिलता है कि आयुर्वेद के 8 अंग हैं। शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, जिनके बारे में सारी चीज़ों का वर्णन कर चुका हूँ। तो 8 भागों में एक भाग सर्जरी भी है, उसके भी कहना चाहिए स्पेशलिस्ट होते हैं। आयुर्वेद में भी MS की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी करते हैं, वो पूरी तरह से सर्जरी करते हैं। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक ने सर्जरी की पढ़ाई नहीं की है, वो सर्जरी नहीं कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी सर्जरी करते हैं, और पूरी की पूरी सर्जरी आयुर्वेद से ही निकली हुई है। अगर ये 8 कर्म बैन कर दिए जाएँ तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अलावा कोई भी चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकता है, आयुर्वेद में ही उनको आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कोई नियम है नहीं। तो चलिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम लोगों को सही जानकारी तो पता चले। मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई किस पद्धति से किसका इलाज कर रहा है, और ना मैं किसी पद्धति के खिलाफ़ हूँ। मुझे समस्या है तो सिर्फ इस चीज़ से कि अगर जब कोई और पद्धति का पर्सन या कोई भी पर्सन आयुर्वेद को कम बोलता है या कम बताया जाता है, जैसे कि आज ही ये बात हो रही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? पूरी की पूरी सर्जरी तो आयुर्वेद से निकली है, कैसे आप बोल सकते हैं? इस चीज़ में दुख लगता है। तब फिर मुझे ही लगता है कि फिर ऐसा नियम ही बनना चाहिए। अगर आप अपनी अपनी बात कर रहे हो, फिर यही नियम होना चाहिए कि आयुर्वेद भी बढ़िया अपना एक नियम निकाले, पूरे आयुर्वेदिक चिकित्सक यूनाइट हो जाएं, केस किया जाए, और ये बात निकल के आए कि जो आयुर्वेद में बताया गया है वो केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक ही उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। तब बाकी को समझ में आएगी, या पूरी दुनिया को समझ में आएगी कि आयुर्वेद क्या चीज़ है, और आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। जिसको आप आयुर्वेदिक चिकित्सक को उपयोग करने के लिए मना कर रहे हो,
वो एक्चुअल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की ही देन है, उन्हीं की धरोहर है और उन्हीं ने पूरी दुनिया को बताया है, पूरी दुनिया को दिया है ये सारी चीज़ें। चलिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहूँगा और आशा करता हूँ कि कम से कम आप लोगों को तो ये समझ में आया हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और विद प्रूफ बता रहा हूँ, मैंने लिखा है, आप कभी भी जाकर के चेक कर सकते हैं, सुश्रुत संहिता में जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले सारा कुछ आयुर्वेद में बताया गया है। बहुत सारी बीमारियाँ, आप मेडिसिन की बात कर लीजिए, मेडिसिन में भी क्या फीवर अभी अभी की बात है क्या? फीवर अभी बताया गया है? हाँ, फीवर को ज्वर बोलते हैं और ज्वर सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है, वो भी सब उसी समय का लिखा हुआ है, 2000 वर्षों पहले लिखित रूप में मिलता है। रक्त अल्पता, खून की कमी होना, इसका वर्णन अभी नहीं है, आयुर्वेद में बहुत पहले बताया गया है, पांडु नाम के से इस रोग का वर्णन किया गया है। आप हिंदी भाषा में पीलिया या जॉइंडिस अगर बोलते हैं तो उसको कामला नाम से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो सारी चीज़ें तो बताई गई हैं और सारी चीज़ों का पूरा लक्षण बताया गया है, पूरा उसका निदान बताया गया है, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी चिकित्सा बताई गई है, उनके लिए औषधियाँ बताई गई हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आयुर्वेद में वर्णन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आयुर्वेद में ही बताई गई हैं। भले ही फिर आप बाद में उसका नाम बदल के कुछ और रख दीजिए, आप उसको जॉइंडिस बोल दीजिए, तो कोई चीज़ बदलेगी नहीं, चीज़ें तो वही रहेंगी, जो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है वही चीज़ें हैं। बस मैं उम्मीद यही करता हूँ कि कम से कम ये वीडियो देखने के बाद लोग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति उस थोड़ा सा और सम्मान जागृत होगा और उसको वो स्थान मिलेगा जो आज तक उस चीज़ को नहीं मिला है। कम से कम लोगों को सही बातें तो पता चलें। चलिए, मैं अपना काम करता रहूँगा और आगे भी सारी चीज़ें जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।